नमस्ते। स्टार्ट करते हैं पॉलीकैब से। तो पॉलीकैब के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है। तो जैसा हमने सोचा था कि भाई क्या सोच के लिया था हमने, उसी टाइप का रिजल्ट आया है। और जैसा हमने सोचा था कि इसका रिजल्ट कैसा आना चाहिए, तो उसके हिसाब से काफी अच्छे नंबर आए हैं। जिसमें टॉप लाइन आया है इनका 26.6% का ग्रोथ, वहीं बॉटम लाइन पे है 58.5% का ग्रोथ। ये जो बॉटम लाइन का ग्रोथ है, ये इसमें कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन का भी हाथ है। पहले जो मार्जिन कम था 11 से 13%, इसका जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा था कि मार्जिन आएगा, बट वो 14.5% से भी ऊपर का मार्जिन है। तो इस बड़े मार्जिन की वजह से थोड़ा सा जो बॉटम लाइन है, प्रॉफिट साइड, वो थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है। और इसके साथ ही इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ है, उसको देख के भी ऐसा लगता है, जिस सोच के हमने लिया था इस शेयर को कि क्या हो, किस तरह का रिजल्ट आया, उसी तरह का रिजल्ट आया और काफी अच्छे रिजल्ट्स लगते हैं। इसके साथ ही इनका जो FMEG बिजनेस है वो भी थोड़ा सा ग्रो किया है, 7-8% ग्रो किया है, बट उसका थोड़ा सा लॉस भी बढ़ गया है। बट वो देखने की चीज नहीं है, क्योंकि मतलब देखने की चीज तो है, बट उसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है, क्योंकि उसका जो पार्ट है वो बहुत कम है। मेजोरिटी जो बिजनेस आता है वो वायर्स एंड केबल्स से आता है। FMEG प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा अभी मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं। आप अगर वर्ल्ड कप में क्रिकेट वगैरह भी देख रहे होंगे, और जो मतलब प्रीवियस मैचेस चल रहे हैं अभी, उसके बीच में भी पॉलीकैब बहुत एडवर्टाइजमेंट कर रहा है FMEG प्रोडक्ट्स का। तो मार्केटिंग वगैरह में जो पैसा लग रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो लॉस है वो एक्सपेंड हो गया है, मल्टीपल करोड़ में हो गया है, पहले लैक्स में था। तो वो चीज है देखने की। इसके अलावा ओवरऑल माहौल काफी अच्छा लगता है। और अभी जो इसका वैल्यूएशन है वो पी थोड़ा सा हाई लगता है, बट अगर हम इसके पीयर्स को देखते हैं, हेवल्स को देखते हैं, तो वहां से पी अभी भी थोड़ा सा कम है। तो जिस तरह से हमने सोच के लिया था कि भाई ये साल 2 साल में डबल होना चाहिए, फ्यूचर का बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट EPS ग्रोथ इसका काफी अच्छा आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह का ग्रोथ कंटिन्यू चलता रहा, तो यहाँ से थोड़ा सा पी एक्सपेंशन का भी थोड़ा सा चांस है। उसी के अलावा अगर हम देखें कि बाकी और क्या अपडेट चल रहे हैं, तो यहाँ पर नेस्ले ने 1:10 में अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया। आपने देखा होगा नेस्ले का जो शेयर है वो काफी महंगा हो गया था, जिस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोग जो हैं वो खरीद नहीं पा रहे थे कि भाई इतना महंगा शेयर है, तो कहीं ना कहीं शेयर चलना थोड़ा सा कम कर देता है। बट आपको जैसा कि पता है कि FMCG प्रोडक्ट्स जो है वो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, तो कोई भी अगर मैक्रो इवेंट होता है तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पर, बिजनेस पे। तो जनरली क्या होता है, 10-20-30% गिर के मैक्सिमम रुक जाते हैं। तो यहाँ पर काफी सेफ्टी रहती है। और 10-15-20% का अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से नेस्ले एक अच्छा ऑप्शन होगा विद सेफ्टी, अगर आपको ग्रो करना है। और डे टू डे मतलब बाय व्हाट यू सी कॉन्सेप्ट जो होता है, कि जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे मैगी हो गया नेस्ले का, और काफी सारे प्रोडक्ट हो गए, तो उस तरह से अगर देखते हैं तो मुझे काफी ठीक लगता है। और काफी ट्रस्टेड ब्रांड है, काफी पुराना ब्रांड है, तो इस वजह से देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। जल कल्पेश जी बोल रहे हैं, सर आई रिमेंबर इन वन ऑफ योर वीडियोस व्हेन यू वर आस्क्ड अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक, यू सेड IDFC फर्स्ट बैंक इज लाइक क्रेजी हॉर्स, एब्सोल्युटली, एंड आई विल नेवर राइड द इट, नॉट शुड वी राइड इट। ओके, नाउ टुडे यू से इट्स प्रमोटर्स आर गुड, ग्रोथ विल बी गुड। हाँ, तो देखो उसमें बात यह है कि एक टर्न अराउंड कंपनी है। अगर आप बैलेंस शीट में पास्ट देखेंगे पिछले कुछ सालों में, तो ये कंपनी लॉसेस मचा रही थी, जो कि अभी प्रॉफिटेबल हुई थी। जिस टाइम पर मैं ये कमेंट कर रहा था, उस टाइम पर मैंने बैलेंस शीट को देखा था, प्रमोटर्स के बारे में मैं इतना नोन नहीं था। बट उसके बाद ये जो टर्न अराउंड कंपनीज होती हैं, इनको परचेज करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इस वजह से आई सेड कि यार टर्न अराउंड कंपनी पे आप थोड़ा सा कम ध्यान दें। बाकी और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, बट इनके जो प्रमोटर हैं वो काफी अच्छा बैकग्राउंड लेके आते हैं, और पहले भी वो काफी सारी कंपनीज को टर्न अराउंड करके बिजनेस बना चुके हैं। प्लस उनका जो अब तक का रिजल्ट है, इतने टाइम जो उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया बैंक में, और जो मर्जर वाली चीजें हुई, उसके बाद ऐसा एनवायरनमेंट बना, उसके बाद मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि विद रिस्क यहाँ पर बड़ा रिटर्न बनता है, तो विद रिस्क बनेगा, विदाउट रिस्क नहीं बनेगा। आप इस चीज को समझ के चलें। तो इस वजह से मैंने बोला कि अब यहाँ पर एक चांस लिया जा सकता है, बट विदाउट रिस्क नहीं है, अभी भी रिस्क है, पूरा रिस्क है। तो वो चीज को आप समझ के चलें। इसके अलावा अमित शिंदेलिया जी बोल रहे हैं, वेरी नाइस वीडियो भाई, ओके, थैंक यू सो मच जी। इसके अलावा आशीष राय बोल रहे हैं, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो सर, ग्लोबल एजुकेशन। तो मैंने आपके शेयर्स को देखा था, ये ग्लोबल एजुकेशन, इसके जो फंडामेंटल्स हैं और नंबर्स की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, बट ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है।
तो यहाँ पर रिस्क भी मैक्सिमम होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रिटर्न इतना नहीं है कि इतनी छोटी कंपनी ली जाए। जनरली इतनी छोटी कंपनी जब लेते हैं जब टॉप लाइन और बॉटम लाइन एक्सप्लोसिवली ग्रो कर रहा होता है, और कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा सस्ता, मतलब महंगा तो नहीं है, ये 15 की पीप है, बट मेरे को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस कंपनी में पकड़ नहीं आ रहा था जिसकी वजह से मैं इस पर रिस्क लूं। तो आई थिंक कि आप अगर किसी और कंपनी में भी जाएंगे तो आपको इसके बराबर रिटर्न मिल सकता है, उसमें इतना बड़ा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है कि इतनी छोटी कंपनी ली जाए। जनरली ये कंपनीज मैनेज हो सकती हैं विद जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं और वो सब में फंस सकती हैं, तो वहां पर वॉलेटिलिटी तो चलती है। मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, वॉल्यूम नहीं होता है, तो उस वजह से जब आप कभी शेयर बेचेंगे तो हो सकता है इसमें क्वांटिटी वाला इशू है। इसके अलावा सेकंड शेयर है नारायणा हृदयालय। ओके, तो इसको भी मैंने देखा था, तो ये मेनली हॉस्पिटल्स का बिजनेस है। तो अगर फंडामेंटल्स को देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, ग्रोथ काफ़ी तगड़ा लग रहा है, अगर कंटिन्यू चल गया तो पैसा बन जाएगा। बट मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जनरली फार्मा से और ये जो हॉस्पिटल वाले बिजनेसेस होते हैं ये थोड़े से, मैं इनसे थोड़ा सा दूर भागता हूँ, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है वो इंडिया में इतना अच्छा नहीं है। मतलब सारे शेयर्स इसके परफॉर्म अच्छे नहीं करते। जब आपका पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है तो पैसा खोने का चांस कम होता है और पैसा बनने का चांस ज्यादा होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा पलट सकता है ये आगे चल के भी। प्रीवियस कुछ ईयर्स में तो ग्रोथ अच्छा लग रहा है, 31 का पी है, 0.25% डिविडेंड तो ना के बराबर है, बट 31-31.5 का पी है, तो वैल्यूएशन भी फेयर है, तो देख सकते हैं। बट आई थिंक ये जो सेक्टर चल रहा है उसके साथ जाएंगे तो थोड़ा इजी होगा पैसा बनना। परसिस्टेंट सिस्टम बहुत तगड़ा शेयर है, मैं इसको ऑलरेडी परचेज किया था एक बार। अभी एक्चुअली मेरे फैमिली अकाउंट में, सिस्टर के अकाउंट में हो सकता है, या फिर मेरी मदर के अकाउंट में। मेरे अकाउंट में तो बहुत छोटी कंपनीज है, बहुत छोटी नहीं, मतलब 2-2.5 करोड़, 3,000, 5,000 करोड़ वाली। बट परसिस्टेंट सिस्टम अगर आप लॉन्ग टर्म रख लेंगे तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स बढ़िया है, ग्रोथ कर रहा है, पैसा कहीं ना कहीं बन जाएगा। एंजल वन को अगर हम देखते हैं तो भाई एंजल वन के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी इस सेक्टर में ब्रोकिंग का बिजनेस है, तो यहाँ पर अभी जीरोधा डोमिनेट कर रहा है। जब भी कोई एक बंदा डोमिनेट कर रहा होता है तो बाकी सब साइड हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ अगर रिटर्न बने तो बन जाए, बट बड़ा रिटर्न जब तक नहीं बन सकता जब तक जीरोधा का डोमिनेंस नहीं हटता। और मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि जीरोधा का डोमिनेंस हटेगा, क्योंकि हम लोग भी सब जीरोधा को यूज करते हैं। तो अगर हम लोग खुद एंजल वन को यूज नहीं, स्विच नहीं करना चाहते जीरोधा से, तो हम ऐसा क्यों सोचें कि मतलब दूसरा कोई स्विच करेगा। तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है अगर जीरोधा अब तक डोमिनेट कर रहा है, जब तक इसमें पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट बन जाए तो बन जाए। इसके अलावा देखते हैं SKM एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। तो इसमें प्रॉब्लम, आप बोलोगे यार सब में तुम प्रॉब्लम निकाल रहे हो, बट यार जो है वो है। इसमें मेरे को प्रॉब्लम ये दिखती है कि भाई ये 1999 से मेरे को शेयर दिख रहा है अभी तक पड़ा हुआ, और अब जाके इसमें ग्रोथ आ गया, और 1000 करोड़ की कंपनी है। देखो यार, ये 1999 से 23, 24, 25 साल हो गए। 25 साल से ये लोग क्या कर रहे थे, मुझे प्रॉब्लम ये है। जनरली मैं जब छोटी कंपनी लेता हूँ, जनरली क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं छोटी कंपनी लेता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि वो रिसेंट लिस्ट हुई हो। अगर कोई कंपनी 25 साल से पड़ी हुई है और कुछ नहीं कर पा रही है और अब जाके एकदम से उसने कोई ग्रोथ दिखाया, तो आप देखेंगे कि पास्ट में भी ऐसा हुआ, 2015 में भी इन लोगों ने ग्रोथ दिखाया और वापस से टूट टाट के शेयर वापस से ये 160, 170 रुपए, 180 रुपए पे 200 रुपए भी टच किया, उसके बाद वापस से 50 रुपए पे शेयर आ गए। तो जनरली जो ऐसा एकदम से खड़ी सीढ़ी वाला ग्रोथ होता है तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है कि वो पलट भी जाता है। और आप अगर ऊपर में ले लियो, अभी इस टाइम मैक्सिमम के आसपास ही है प्राइस, 500 टच किया था, उसके बाद इसका प्राइस अभी 427 है, तो लगभग वही है, 80% के आसपास ही बूम किया हुआ है। तो जनरली इसमें होता क्या है, ये खड़ी सीढ़ी जब थोड़ी सी भी पलटती है तो आपका पूरा पैसा साफ हो जाता है। प्लस ये इतनी ओल्ड कंपनी, अब तक इसने कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ज्यादा रिस्क है, तो मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा। और मेरे हिसाब से आपको भी कुछ और देखना चाहिए। बाकी शेयर्स में इजीली पैसा बनेगा। आप IT मिड कैप में जाएं, IT स्मॉल कैप में जाएं, नैनो कैप में और बहुत छोटी कंपनियों में ना जाएं, रिस्क ज्यादा होता है। और जब आप सेल करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सर्किट वर्किट की वजह से अटकना पड़ सकता है। इसके अलावा बोल रहे हैं MTI टेक्नोलॉजीज का मैंने फाइनेंशियल्स देखे थे, काफी बढ़िया फाइनेंशियल्स लग रहे हैं। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, 2021 में मार्च में लिस्टेड है, 75 का पी है, पी थोड़ा हाई है लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ भी काफी अच्छा है। तो इसको अगर थोड़ा 4-5 साल तक रखेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैसा बन जाएगा, और बड़ा पैसा बनेगा, बढ़िया पैसा बनेगा, क्योंकि 8.11 थाउजेंड करोड़ छोटा मार्केट कैप है, यहाँ से पोटेंशियल काफी अच्छा आता है।
और मैं उसका फाइनेंशियल्स को देख रहा था, तो जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा है। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो वो भी ठीक ठाक लगते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, अभी कोई ढंग का टॉपिक नहीं मिल रहा था, ज़बरदस्ती मैं उसको एक्सटेंड नहीं करूँगा। आप कोई कमेंट करें, आपकी कोई करी हो तो हम उसको पिक करेंगे। कोई पोर्टफोलियो में आपको कुछ चीज़ समझनी हो, प्लस मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो यार मुंह से निकल जाता है कभी कभार कि ये ले लिए, ये ले लीजिए या फिर ये बेच दीजिए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। एंड फाइनली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।